हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो सीईटी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे उसका है एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर और सेट नंबर है 31। ये हुआ था 2017 में। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो इसमें से इसका पर्यायवाची होगा, तोता का पर्यायवाची होगा शुक। तो इसके और भी पर्यायवाची देख लो, सुग्गा, शुक, सुआ, कीर, दाड़िम प्रिय, दुंड आदि इसके और पर्यायवाची होंगे। तो तोता का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुख। निम्न शब्द का विपरीत विलोम अर्थ बताइए। तो सज्जन का क्या होगा? दुर्जन। सज्जन का क्या होगा? दुर्जन। और सदाचारी का विलोम होगा दुराचारी। दुरात्मा का विलोम होगा महात्मा तथा असभ्य का विलोम होगा सभ्य। निम्न मुहावरे का अर्थ पहचाने। दिन दूनी रात चौगुनी। तो इसका होगा तेजी से बढ़ोतरी करना। नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन बताएं। तो सखी का बहुवचन होगा सखियां। क्या होगा? सखियां। नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन बताएं। तो लोटा का बहुवचन होगा लोटे। इंसुलिन सामान्य ब्लड शुगर मात्रा प्रति 100 मिलीलीटर रक्त को डैश पर बनाए रखने में सहायता करती है। तो ये होगा 80 से 120 मिलीग्राम। 100 मिलीलीटर को देखो भाई, शुगर मात्रा को 80 से 120 मिलीग्राम पर बनाए रखने में सहायता करती है। बिजली विद्युत शक्ति मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई इस्तेमाल होती है? तो कौन सी इकाई इस्तेमाल होती है बिजली के लिए? वॉट। निम्नलिखित में किस प्रकार की गति ऋजुरेखीय प्रकार की गति का उदाहरण है? तो ये है एक गेंद का उछलना। एक गेंद का उछलना। सोने के लिए कौन सा चिन्ह रासायनिक चिन्ह है? तो सोने के लिए कौन सा चिन्ह रासायनिक चिन्ह है? AU। कौन सा है? AU। और इसका परमाणु क्रमांक 79 हो जाता है। यह है उत्तम गुण का तत्व है जिसके कारण उसके यौगिक अस्थायी होते हैं। सोना विद्युत का सुचालक है। तो सोना विद्युत का क्या है? सुचालक है। गुब्बारों को फुलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? तो गुब्बारों को फुलाने के लिए हीलियम गैस इस्तेमाल होती है और यह एक निष्क्रिय और नोबेल गैस है। तो हीलियम कैसी गैस है? निष्क्रिय और नोबेल गैस है। और गुब्बारों को फुलाने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? हीलियम। आवर्त सारणी में किस आवर्त में S और P ब्लॉक तत्व दोनों होते हैं? तो किस में होते हैं ये? दूसरे और तीसरे आवर्त में। किस में? दूसरे और तीसरे आवर्त में। ये रासायनिक तत्व परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाए जाते हैं। एक खंड के सर्वोच्च ऊर्जा प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉन समान परमाणु आवर्तिकल होते हैं। तो ये आवर्त सारणी में किस आवर्ती में S और P ब्लॉक तत्व दोनों होते हैं? तो दूसरे और तीसरे में। निम्नलिखित में से कौन सा पशु उष्ण रक्त पशु है? तो कौन सा पशु है? बंदर। उष्ण रक्त पशु कौन सा है? बंदर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। तो कौन सा है? साइटोकाइनिन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। देखो, ब्रिटिश जो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कौन सा आंदोलन था? तीसरा बड़ा आंदोलन था। और ये 8 अगस्त 1942 की शाम को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में ने शुरू किया था और भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। भारत में डैश ने ब्रह्म समाज की एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का सूत्रपात किया था। तो ये किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। भारत में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारत सरकार ने डैश को 500,000 रुपये विमुद्रीकरण कर दिए थे।
मतलब ये नोट बंद कर दिए थे। तो कब? 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के नोटों को ख़त्म करने का ऐलान किया था। और ये जाली नोटों से छुटकारा पाने के लिए भी था भाई ये, और काले धन पर नियंत्रण करने के लिए था। तो कब? 8 नवंबर 2016 को आधी रात से देश में 8 नवंबर 2016 को आधी रात से देश में 500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया था। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी नेल्सन मंडेला की बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और दक्षिणी अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी थे। तो नेल्सन मंडेला दक्षिणी अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। और ये उनकी आत्मजीवनी है जिसे 1995 में लिटिल ब्राउन एंड कंपनी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो इस बुक को किसने प्रकाशित किया था? 1995 में लिटिल ब्राउन एंड कंपनी ने इसको प्रकाशित किया था। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी बुक है? नेल्सन मंडेला की। और 1995 में इसको प्रकाशित किया था लिटिल ब्राउन एंड कंपनी ने। बॉब डायलान एक डैश है जो साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। बॉब डायलान एक डैश है जो साहित्य के लिए जिसने, तो ये है संगीतकार हैं। बॉब डायलान एक क्या है? संगीतकार हैं। मौसम विज्ञान मौसम में डैश मौसम में दिन प्रतिदिन के परिवर्तनों का अध्ययन है। तो क्या है? मौसम विज्ञान। और इसको मेट्रोलॉजी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मेट्रोलॉजी। METROLOGY TEROLOGY मेट्रोलॉजी। ये कई विद्या को समेटे हुए है। जैसे वायुमंडल का अध्ययन करता है। मौसम विज्ञान में मौसम की प्रक्रियाओं और मौसम का पूर्वानुमान अध्ययन का केंद्र बिंदु भी होते हैं। तो मेट्रोलॉजी मौसम में दिन प्रतिदिन के परिवर्तनों का अध्ययन है। मौसम विज्ञान। भारत में मतदान करने की आयु क्या है? तो भारत में मतदान करने की आयु क्या है? 18 वर्ष है। ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम RPA भी बोल देंगे इसको। 1951 के अनुच्छेद 19 के तहत एक व्यक्ति को अपने मत का पंजीकरण कराने का अधिकार है यदि उसकी उम्र 18 साल है। तो ये क्या है? 1951 का अनुच्छेद 19 के तहत एक व्यक्ति को मतदान करने की उम्र क्या है? 18 वर्ष। डैश जीवाश्म ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड के सर्वाधिक उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। तो क्या है? कोयला। जीवाश्म ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड, तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कोयला है ना, उससे उत्सर्जन होता है कोयले से। जीवाश्म ईंधनों में कोयला, पेट्रोल, डीजल, घासलेट ऑयल, गैस आदि को रखा जाता है। इसके दहन से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। इन जीवाश्म ईंधनों में कोयला सर्वाधिक प्रदूषणकारी है क्योंकि इसके दहन से सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। महावीर जयंती देश का त्योहार है। तो महावीर जयंती किसका त्योहार है? जैनों का त्योहार है। पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष इसमें लड़ी गई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761 को। और 14 जनवरी 1761 कब? हर पेपर में आता है। तो 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी। और ये किस किस के बीच लड़ी गई थी? हर पेपर में बताती हूँ मैं आपको। तो ये लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी और इसमें मराठे बुरी तरह हारे थे और ये अहमद शाह जीते थे। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम था। तो क्या था? कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? ये था थानेसर। कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। तो कुरु साम्राज्य का जो सिंहासन था ना, उसकी प्राप्ति के लिए कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध हुआ था। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। और इसका प्राचीन नाम क्या है? थानेसर। सोनीपत की स्थापना डैश के रूप में हुई थी। तो सोनीपत की स्थापना किसके रूप में हुई थी? स्वर्णप्रस्थ के रूप में। ये संभावना है 1500 ईस्वी पूर्व के आरंभिक आर्यों ने स्वर्णप्रस्थ के रूप में की थी। तो क्या आएगा इसका? सोनीपत की स्थापना स्वर्णप्रस्थ के रूप में हुई थी। भारत में सिपाही विद्रोह वर्ष डैश में हुआ था। तो ये कब हुआ था? 1857 में। सिपाही विद्रोह का प्रारंभ 1857 में मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से किया था। अंग्रेज अफसरों पर गोली दाग दी थी
और इस विद्रोह ने ही देश की स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण आधारशिला रखी थी। तो ये कहाँ से हुई थी? 1857। और मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से ना वहां से की थी। हरियाणा मंत्रिमंडल में मौजूदा वित्त मंत्री कौन है? तो इस टाइम पे हमारे वित्त मंत्री कौन है? जो हमारे नायब सिंह सैनी, हमारे जो सीएम है वही वित्त मंत्री भी हैं। हरियाणा में मंगल नगर विकास योजना डैश क्षेत्रों के विकास की एक योजना है। तो शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए यह योजना, और यह 2017 में हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए मंगल नगर योजना का विकास किया था। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो कल्पना चावला का जन्म हुआ था करनाल में। मुक्केबाज डैश हरियाणा से हैं जो बाद में पेशेवर मुक्केबाज बन गए। तो क्या? विजेंद्र सिंह बेनीवाल। कौन है विजेंद्र सिंह? जो हैं हरियाणा से हैं जो बाद में पेशेवर मुक्केबाज बन गए। कालिदास ने लिखी थी। तो कालिदास ने क्या लिखी थी? कालिदास ने लिखी थी रघुवंशम। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन के आधार पर रचनाएं लिखी। तो उनकी प्रमुख रचनाएं और देख लो भाई, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभवम और ऋतु संहार। तो रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभवम और ऋतु संहार कालिदास की ही रचनाएं हैं। श्री विष्णु एक क्या थे? श्री विष्णु एक हिंदी लेखक थे। श्री विष्णु प्रभाकर एक हिंदी लेखक थे। जसवंत सिंह तोहनवी ने हरियाणा में डैश अंशदान दिया। तो क्या? रंगमंच में। जसवंत सिंह तोहनवी ने हरियाणा में रंगमंच में अंशदान दिया। हरियाणवी के प्रथम राजकवि थे। तो कौन थे प्रथम राजकवि? उदय भानु हंस। इन्हें रूबाई सम्राट के रूप से भी जाना जाता है। और 1926 में ये उदय भानु हंस इनका जन्म हुआ था। और हिंदी रूबाई 1952 में प्रकाशित हुई थी। और इनको प्रथम राजकवि का सम्मान भी इनको दिया गया था 1967 में। तो इनकी जो हिंदी रूबाई है वो 1952 में प्रकाशित हुई थी। 1926 में ये इनका जन्म हुआ था। और 1952 में हिंदी रूबाई जो है इनकी प्रकाशित हुई थी। और राजकवि का सम्मान इनको दिया गया है। तो किसको? उदय भानु हंस। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? उदय भानु हंस। मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नूह। अब ये नूह को ही जिला बना दिया भाई। और गांधी जी ने इसका नाम दिया था सत्यमेवपुरम। फिर सत्यमेवपुरम को बदल के इन्होंने मेवात रख लिया था। और मेवात का जिला था नूह। मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ था? नूह में। तो अब इसको नूह को ही जिला बना दिया। यमुना नदी हरियाणा और डैश के बीच पूर्वी सीमा बनाती है। तो किसके बीच पूर्वी सीमा बनाती है? उत्तर प्रदेश के बीच। और यमुना नदी ये भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, उसकी सहायक नदी है यमुना नदी। और जो यमुनोत्री चंपासर हिमनद से निकलती है। यमुना नदी कहाँ से? यमुनोत्री चंपासर हिमनद से निकलती है। तो हिमनद पूछेंगे तो कौन सा है? चंपासर। और प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में पूर्वी सीमा बनाती है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? हिसार में है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। और भारत के जो 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा गया था। तो स्थापना कब हुई थी? 1970 में। 70 में स्थापना हुई थी। और 7वें प्रधानमंत्री किसके? 7वें प्रधानमंत्री, 7वें पीएम के नाम। तो 7वें पीएम के नाम पे चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय रखा था। हरियाणा राज्य में 4 मंडल हैं। तो अब हो गए भी 6। तो इसकी ट्रिक मैंने और उसमें बताई है। GHAR घर KF करनाल और फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद ये बाद में बने हैं। तो अब हरियाणा में 6 मंडल हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना गरीबों के लिए डैश योजना है। तो ये है दुर्घटना बीमा है।
गरीबों के लिए दुर्घटना बीमा है। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो NBAGR डैश में स्थित है। तो ये कहाँ है? NBAGR है हिसार में। जिसने स्वदेशी पशु आनुवंशिक संसाधनों के लक्षण, वर्णन, कोशिका आनुवंशिकी का उपयोग और जैव रासायनिक बहुरूपता के अध्ययन पर जोर दिया था। तो NBARG ये है। तो NBARG नरबाग से याद कर लो भाई। कहाँ है ये? हिसार में। और वो NDRI कहाँ है? करनाल में। ND थे इसीलिए 1955 में कहा लिया थे करनाल। और NBAGR राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी का सारा काम कहाँ है? हिसार में है। संसाधन ब्यूरो, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ है? हिसार में है। और NDRI कहाँ है? करनाल में है। फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड एक प्राचीन जलाशय है जो डैश पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में स्थित है। तो 59 इसका होगा अरावली। फरीदाबाद, यहाँ अरावली, दक्षिण में अरावली पहाड़ियाँ हैं भाई, उत्तर में शिवालिक पहाड़ियाँ हैं और दक्षिण में अरावली पहाड़ियाँ हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच डैश का सबसे खराब पुरुष लिंगानुपात था। तो किस किस के बीच था? 2011 की जनगणना के अनुसार ये था हरियाणा का सबसे खराब लिंगानुपात था। इसीलिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाएं भारत सरकार और हरियाणा सरकार लेके आई थी। तो सबसे खराब लिंगानुपात किसका था? हरियाणा का, जो 8:7:9 है। कितना है? 8:7:9 है। हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। किस जिले में का दूसरा स्थान है? तो किस जिले का है दूसरा स्थान? ये है महेंद्रगढ़ का। सबसे ज़्यादा पहले भिवानी में होती थी, अब भिवानी से दादरी को अलग कर दिया है, तो अब सबसे ज़्यादा सरसों महेंद्रगढ़ में होती है भाई। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाणा दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना था और पंजाब का 35% हिस्सा हरियाणा को मिला था। और पहले हमारे CM जो थे भगवत दयाल शर्मा थे। हरियाणा में डैश त्योहार जनवरी के महीने में मनाया जाता है। तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? लोहड़ी। संक्रांत से एक दिन पहले आता है ये। डैश नृत्य विद्या का प्रदर्शन केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो डाफ हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो कहाँ का है ये? हिमाचल का है, हिमाचल का। और इसको चंग भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? चंग। ठीक है भाई। तो ये डाफ कहाँ का है? हिमाचल का, और केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। सीता माई मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये देखो भाई, सीता माई मंदिर कहाँ है? करनाल में। करनाल के पास सीता माई गांव में स्थित है। यह एक प्राचीन मंदिर है जो भारत में देवी सीता का एकमात्र मंदिर है। भारत में देवी सीता का एकमात्र मंदिर है। और ऐसा कहा जाता है कि सीता माई मंदिर वही स्थान है जहाँ माँ पृथ्वी ने देवी सीता माँ को अपने गर्भ में समा लिया था। उन्हें अपनी पवित्रता साबित करनी थी। तो देखो भाई, ये याद कर लो, सीता माई मंदिर कहाँ है? करनाल में। कहाँ है सीता माई मंदिर? करनाल में। डैश और डैश के सही मिश्रण को मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद मिलती है। तो एक खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ के सही मिश्रण से मिट्टी उपजाऊ होती है। तो खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ के सही मिश्रण से। उस पौधे का नाम बताएं जो मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति करने में मदद करता है। तो कौन सा है? अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा जो पौधा है वो नाइट्रोजन की पूर्ति करने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है? तो जो टमाटर है वो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। टमाटर। उर्वरीकरण क्या है? तो उर्वरीकरण क्या है? यह मिश्रण खाद और गोबर खाद जैसे पदार्थों का इस्तेमाल करके मिट्टी को उपजाऊ बनाने की एक प्रक्रिया है। ये उर्वरीकरण की परिभाषा है भाई। यह मिट्टी मिश्रित खाद और गोबर खाद जैसे पदार्थों का इस्तेमाल करके मिट्टी को उपजाऊ बनाने की एक प्रक्रिया है। देखो भाई, ये उर्वरीकरण था ऊपर, और ये उर्वरक क्या है ये पूछ रखा है। तो उर्वरक क्या है? मिट्टी उर्वरता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल
किए जाने वाला एक पदार्थ है। तो उर्वरक क्या है? मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पदार्थ है। और उर्वरीकरण क्या है? देखो भाई, उर्वरीकरण क्या था? मिश्रित खाद और गोबर खाद जैसे पदार्थों का इस्तेमाल करके मिट्टी को उपजाऊ बनाने की एक प्रक्रिया है। फसलों की सिंचाई डैश के बाद की जाती है। तो किसके बाद की जाती है? बोने के बाद। फसलों की सिंचाई किसके बाद की जाती है? बोने के बाद। लकीर शब्द किस प्रकार की सिंचाई का पूरक है? तो ये किस हल रेखा का, किसका? हल रेखा का। सिंचाई का यह तरीका उन क्षेत्रों में काफी प्रभावी होता है जहां पानी की उपलब्धता बहुत कम होती है। तो ये है टपक। पंप स्टेशन में इलेक्ट्रिक मोटर पर होने वाले मेगर टेस्ट से यह सुनिश्चित होता है। तो क्या सुनिश्चित होता है? मोटर का इलेक्ट्रिक इंसुलेशन एच होता है। मोटर का इलेक्ट्रिक इंसुलेशन एच होता है। शाकनाशक क्या है? तो ये क्या है? जंगली घास फूस के विकास को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला केमिकल। तो शाकनाशक क्या है? जंगली घास फूस के विकास को नियंत्रित करने के लिए किया जाने वाला केमिकल है। उस प्रक्रिया को पहचाने जिसमें फसल बोने के बाद लेकिन फसल और जंगली घास फूस उगने से पहले शाकनाशक का इस्तेमाल किया जाता है। तो उद्भव पूर्व प्रयोग क्या होगा? उद्भव पूर्व प्रयोग। खाद्य पदार्थ और अन्य संसाधनों की व्यवस्था करने के लिए काफी अधिक परिमाण में उगाए जाने वाले पौधे को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? फसल। पौधे की खेती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली जमीन को डैश के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? खेत के नाम से। धान के लिए डैश की जरूरत पड़ती है और इसलिए यह जाड़े के मौसम में नहीं उग सकता। तो ढेर सारा पानी। धान के लिए क्या होता है? बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। धान में पानी खड़ा रहना चाहिए तब ये फसल होती है। डैश वायुमंडल की प्रक्रियाओं और घटनाओं का अध्ययन है, खास तौर पर मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए। तो क्या है? जलवायु विज्ञान। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उन्होंने 1966 में मैक्सिको से बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। 1972 में उन्हें पद्म भूषण भी मिला था भाई, 1972 में। तो हरित क्रांति का जनक कौन था? M.S. स्वामीनाथन। शरबती सोनोरा डैश एक उत्परिवर्ती किस्म है। तो किसकी किस्म है ये? गेहूं की। शरबती और सोनोरा गेहूं की किस्म है। बैक्टीरिया के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो ये था सीट्रस कैंकर। बैक्टीरिया के कारण सीट्रस कैंकर रोग होता है। बैक्टीरिया के कारण सीट्रस कैंकर नामक रोग हो जाता है। गेहूं की फसल की एटलस 66 किस्म को किस लिए विकसित किया गया है? तो ये अधिक प्रोटीन की मात्रा के लिए। डैश पौधों की क्लोनिंग को जानवरों की क्लोनिंग से ज़्यादा आसान बनाने वाला कारक क्या है? टाटीपोन्टेसी। तो क्या है? टाटीपोन्टेसी। निम्नलिखित में से कौन सा औजार की फलियों को छीलने और साफ करने में मदद करता है? रेंडी की फलियों को छीलने और साफ करने में मदद करता है। तो ये होगा कैस्टर शेलर। कैस्टर शेलर। आलू के कंदों की फसल को काटने और बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस औजार का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये होगा पोटैटो डिगर। पोटैटो डिगर। निम्नलिखित में से कौन सा औजार किसानों को कांटे से प्रभावित हुए बिना फलों को इकट्ठा करने में मदद करता है? तो कौन सा है? लेमन हार्वेस्टर। कौन सा है? लेमन हार्वेस्टर। निम्नलिखित में से कौन सा औजार काटने और पीटने दोनों तरह का काम करता है? तो ये कौन सा है? कंबाइन हार्वेस्टर। कंबाइन हार्वेस्टर। निम्नलिखित औजारों को उनके कार्यों का मिलान करें। तो ये औजारों और कार्यों का मिलान करना है। लकड़ी का पिन। तो लकड़ी का पिन क्या होगा? मक्के के सील में बाहरी आवरण को हटाने के लिए।
मक्के के सील में बाहरी आवरण को हटाने के लिए। तो इसका होगा भाई ये। लकड़ी का खंबा मक्के के दानों को सील से अलग करने के लिए। तो लकड़ी का खंबा होगा मक्के के दानों। अच्छा, बांस की टोकरी तो कृषि उत्पादों को ले जाने के लिए, ये तो पता ही है भाई, कृषि उत्पादों को ले जाने के लिए। और दस्ती चक्की क्या होगा, आटा पीसने के लिए। तो चक्की तो आटा पीसने के ही काम आती है। तो इनका ये मिलान देख लेना भाई दोबारा से। कार्बनिक कृषि की अवधारणा भारत और डैश से 40वीं सदी से भी अधिक समय से जुड़ी हुई है। तो किससे? फ्रांस से। कार्बनिक कृषि की अवधारणा भारत और फ्रांस से 40वीं सदी से भी अधिक समय से जुड़ी हुई है। सघन कार्बनिक खाद द्वारा मिट्टी में लंबे समय तक कौन सा तत्व पोषक तत्व दिया जाता है? संघनन कार्बनिक खाद द्वारा मिट्टी में लंबे समय तक कौन सा खनिज पोषक तत्व दिया जाता है? तो ये दिया जाता है नाइट्रोजन। पहली फसल के लिए कृषि क्षेत्र खाद में कितना प्रतिशत पोटेशियम होता है? तो कितना प्रतिशत होता है? 60% पोटेशियम होता है। किस तरह की खाद में 0.5% और Kg 20.0.2% P205 होता है? तो ये किस में होता है? कृषि क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक कृषि का एक उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? उत्पादकता का अधिकतमीकरण। बहार शब्द का क्या अर्थ है? तो बहार शब्द का क्या अर्थ है? फूल या फल निकलने का मौसम। फूल या फल निकलने का मौसम। प्रत्येक निर्धारित स्थान दूरी पर अंकुरित पौधों की संख्या कम करने के लिए। तो ये क्या आएगा? इसका क्या आएगा? थिनिंग। इसका आएगा थिनिंग। प्रसार पौधों के डैश की प्रक्रिया है। तो प्रसार पौधों के डैश की प्रक्रिया है, क्या है? बहुलीकरण। फल वाटिका लगाने की क्विकुंक्स प्रणाली को डैश प्रणाली भी कहा जाता है। तो विकर्णीय, क्या कहा जाता है? विकर्णीय प्रणाली भी कहा जाता है। 3 वर्ष के भीतर या 3 वर्ष से अधिक समय में अपना जीवन चक्र पूरा करने वाले जंगली घास फूस को क्या कहा जाता है? तो सर्वकालिक कहा जाता है। घास फूस को क्या कहा जाता है? सर्वकालिक। धन्यवाद भाई। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और इसकी अगर पूरी PDF चाहिए है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।